नाजरीन वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। ऐसे साहब, हम ब्रेक से पहले जो है एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है जुडिशरी सिस्टम का वो हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या चैलेंजेस रहते बच्चे जो है ये कोर्स को अडॉप्ट करने में, ये करियर चूज़ करने में। हम गुफ्तगू को आगे लेके जाते हैं। ये करियर का स्कोप और इसके अंदर जो बच्चा सेलेक्ट ऑप्ट करना चाह रहा है उसके अंदर क्या खुसूसियात, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहनी चाहिए, थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो अनएक्सपोज्ड है, इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसमें इतने अपॉर्चुनिटीज़ है शायद ही कोई और प्रोफेशन में होगा। जनरली देखा ये गया है कि कोई बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है, मोस्ट टैलेंटेड है, तो बीपीसी को ऑप्ट कर लेता है और थोड़ा सा अपना माइंडसेट पढ़ाई के साथ और एक्स्ट्रा उसमें भी जा रहा तो वो इंजीनियरिंग की साइड चले जाता है। अब जो बच्चे बच जाते हैं जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट कम रहता है वो सीईसी की साइड जाते हैं। लेटर दे कम फॉर लॉ। लॉ में दो टाइप के कोर्सेज है। एक 5 इयर्स रहता है जो BLLB कहलाता है, या BBLLB एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है। फिर 3 इयर्स आफ्टर एनी ग्रेजुएशन। एनी 10+2 के बाद लॉ कर सकते हैं और एनी ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स का लॉ कर सकते हैं। इसमें जैसा अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ लिया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, ये टाइप के उसमें चले गया, तो आगे फ्यूचर में लोग ये ट्राई करते हैं कि हम सिविल सर्विसेज के लिए भी जाएंगे। जैसे उसके बाद IAS IPS ये चीज़ों में उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। देखा यह जाता है कि उसमें सीट्स कम हैं तो अपने सारे कैंडिडेट्स भी कम आते ही है, सबका वो भी रहता कि भाई बहुत मुश्किल है। मगर लॉ की साइड में ये है कि अगर कोई स्टूडेंट LLB कर लिया 3 इयर्स या 5 इयर्स, लॉ ग्रेजुएट है, इमीडिएटली लॉ करने के बाद ही कैन गो फॉर मजिस्ट्रेट एग्जाम्स। वो एग्ज़ाम लिख कर डायरेक्ट मजिस्ट्रेट बन सकता है। जो कलेक्टर का पोस्ट रहता है IAS ऑफिसर, इस आप कहीं भी बोर्ड पे भी देखे होंगे कि कलेक्टर कम मजिस्ट्रेट, तो उनका रैंक रहता है मजिस्ट्रेट का, और आप डायरेक्टली लॉ करने के बाद मजिस्ट्रेट बन जा सकते हैं। और ये इसके वैकेंसीज कंटिन्यूस निकलते रहते हैं मजिस्ट्रेट के। जितना टफ आपको सिविल सर्विसेज में लाना है उतना कंपटीशन ये साइड नहीं है। और इसमें मजिस्ट्रेट्स में भी हमारे कैंडिडेट्स माइनॉरिटी के कम हैं। और अगर कोई एडवोकेट अपने 5 इयर्स कंप्लीट कर लेता है तो ही कैन डायरेक्टली राइट फॉर डिस्ट्रिक्ट जज। और डिस्ट्रिक्ट जज के बाद का जो एलिवेशन होता है डायरेक्टली वो हाई कोर्ट जज रहता है। और फिर हाई कोर्ट का एलिवेशन जो रहता है वो तो सुप्रीम कोर्ट जज रहता है। और ये जो पावर रहता है मजिस्ट्रेट का, उससे कहीं ज़्यादा उससे बढ़कर रहता है सीनियर जज का रैंक रहता है। उससे जो बढ़कर रैंक रहता है वो डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद हाई कोर्ट का जज का पोजीशन पावर तो इतना है, आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनहेरेंट पावर्स है। वो चाहे कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता है। वो CM को भी अगर चाहे तो कोर्ट में बुला सकता है, PM को भी चाहे तो बुला सकता है। और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो अपना इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करके, जैसा आप देखते हैं कि कभी गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती है तो लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच होते हैं। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि जैसा कोविड सिचुएशन में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करें, इन्वॉल्व है। तो इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है। और आपने और एक अहम सवाल पूछा कि इसमें किस टाइप के लोग आ सकते हैं। लॉ में ये है कि अगर आप में कुछ करने की जुस्तजू है अपनी कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, ये जज्बा अगर कोई रखता है कि मैं किसी को इंसाफ दिलाऊंगा, किसी के लिए कुछ करूंगा, किसी और के लिए अगर आपके दिल में दर्द है, तो ये प्रोफेशन बेस्ट है। हर फील्ड में एक नई चीज़ आ रही है। इस तरीके से हमारे पास भी IT लॉस भी अब जो है एट प्रेजेंट साइबर लॉस है, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, इसको डील करने के लिए साइबर लॉस है। और मल्टीनेशनल कंपनीज भी जो लॉ फर्म्स है वो भी यहाँ पर इंडिया में अपने ब्रांचेस डाल रहे हैं। तो स्कोप ये है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, या साइबर लॉस में है। और इनकम टैक्स में, टैक्सेशन में भी अब जैसा वैट आ गया, हर चीज़ के ऊपर GST आ गया, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके अपील्स भी जो है वैटिस जो है वो फिर आपको हाई कोर्ट में ही आता है। तो आपको और एक स्कोप ये बन गया कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा ओपन है। और एक चीज़ ये देखी जाती है कि मेडिसिन में भी सीट्स बहुत कम है। तो BPC के जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, अपना फुल डेडिकेशन देने के बाद भी कहीं ये होता है क्योंकि सीट्स की कमी होने की वजह से उनको उसमें नहीं मिलता एडमिशन, वो दूसरी से फील्ड चूज़ कर लेके कोई दूसरी साइड चले जाते। मगर वो BPC स्टूडेंट को मेडिसिन के अलावा कोई दूसरी फील्ड में उतना स्कोप नहीं मिलता। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी 5 इयर्स LLB बेस्ट है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने खुद अपनी उसमें देखा कि हमारे पास एक हाई कोर्ट के जज थे। जब एक मेडिकल के स्टूडेंट ने एक रिट फाइल की कि मेरा ये सीट एक लड़की को गलती से दे दी गई है, वो सीट मैं एलिजिबल था, तो वो लड़की को, अदर साइड लड़की को ही बुलाया गया। जब हियरिंग हुई तो लड़की ने कहा कि अगर मेरे को ये सीट नहीं मिली तो मेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा। तो जज साहब ने क्या किया कि जो लड़के को सीट मिलना था वो दे दी, लड़की को बैलेंस करते हुए कि दूसरी जगह सीट दे दी। देते हुए उन्होंने एक अहम बात बताई कि वो भी BPC के स्टूडेंट थे
जब उनको मेडिसिन में एडमिशन नहीं मिला तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के मशवरे पे उस पर लॉ कर लिया, और वो आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने हुए हैं। यहाँ से एलिवेट होके वो चीफ जस्टिस बने दूसरे स्टेट में, फिर वहाँ से एलिवेट होके आज सुप्रीम कोर्ट पे। तो क्योंकि कोई इंटेलिजेंट लोग अगर ये फील्ड में आए, जनरली होता ये है लॉ में कि जो पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं रखते, जो सब चीज़ हो जाने के बाद आखिरी में जो बची हुई चीज़ है वो चीज़ लॉ में आती है। इसकी वजह से ये होता है कि हमारे रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में साइड में नहीं हो रहा है, एलिवेशन नहीं हो रहा है। अगर कोई पढ़ाई में अच्छा बेहद काबिल टैलेंटेड बच्चा है, उसके लिए बहुत सारा स्कोप है। और ये इस टाइप के लोग बच्चे जो बाईपीसी वगैरह के रहते हैं, अगर उनके मेडिसिन में अगर वो स्किप हो गया तो दे कैन ऑप्ट फॉर दिस, और जुडिशरी के उसमें गए तो उनके लिए बहुत सारे स्कोप्स हैं इसमें। ऐसे सब अगर हम करियर की बात करते हैं, चूँकि हम पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन, हमारे स्टाफ के साथ भी इंटरेक्शन में हम एक चीज़ महसूस करते हैं कि करियर का जो डिसीशन है आज भी हिंदुस्तान में, और हम ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी में, वो जो है पेरेंट लेते हैं अपने बच्चों की तरफ से। तो पेरेंट का कितना बड़ा रोल रहेगा अगर कोई बच्चा ये करियर ऑप्ट करना हो? पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, चाहे वो कोई भी करियर ऑप्ट करे। और मैं समझता हूँ कि बेहतरीन पेरेंट्स वो रहते हैं जो बच्चे को अपनी फील्ड खुद चूज़ करने देते हैं। और जो बच्चे अभी ब्लैंक है, जिसके पास कोई अपना नज़रिया नहीं है कि मैं आगे क्या बनूंगा, वो फील्ड में तो पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल रहता है उनको कि वो उनको सेलेक्ट करना पड़ता है। मगर कोई अगर बच्चे के पास अपने थॉट्स है, अपना आइडिया है, तो पेरेंट्स को ये जिम्मेदारी है कि वो आइडिया और वो थॉट्स के साथ उसको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें। और हमारे प्रोफेशन में एक चीज़ ये है कि लीगल प्रोफेशन में अगर कोई वकील बनता है तो उसको कमाई के हिसाब से, आपको ये बता रहा हूँ कि जैसा कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट होते ही उसको नौकरी मिल जाती है, उसकी अर्निंग शुरू हो जाती है। हमारे प्रोफेशन में क्या होता है, करीब एक 4 to 5 ईयर्स उसको इंटर्न किसी एडवोकेट्स के पास एज ए जूनियर काम करना पड़ता है। तो वहाँ पे थोड़ा अर्निंग कैपेसिटी कम है। मगर इफ़ ही गोज़ फॉर एनी जॉब, अगर मजिस्ट्रेट बन गया या कोई जुडिशरी की साइड चले गया या कॉर्पोरेट साइड चले गया, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मगर कोई एक एडवोकेट के लिए प्रोफेशन चूज़ करना चाह रहा तो उसको 4-5 ईयर्स तक ही कैन स्टैंड ऑन हिज ओन, बट ही कैन नॉट सपोर्ट हिज फैमिली। तो ये चीज़ का भी, अगर जो ये साइड फ्री है, जिसको जिम्मेदारी नहीं है, उसके लिए तो बेहतरीन है। अगर किसी को जिम्मेदारी है तो ही कैन गो फॉर एनी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी आजकल एडवोकेट्स के लिए बहुत सारे जॉब्स है, और आईटी साइड के तरफ भी आ रहे हैं। और इनकम टैक्स में भी। और एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो कॉमर्स में भी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहते हैं, दे गो फॉर सीए। अगर सीए कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, फिर उनके लिए लॉ में रास्ता है। इनकम टैक्स की जो अपील होती है वो हाई कोर्ट में आती है। फिर ये जो टैक्सेशन मैटर्स है, इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है। जो सीए अर्न नहीं करता, जो टैक्सेशन की साइड के एडवोकेट्स अर्न करते हैं। मगर एक बेसिक चीज़ ये है कि ये प्रोफेशन में जो भी आना चाह रहा, he should know that he has to struggle for minimum 4 to 5 years। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह स्कोप बहुत है। ऐसे सब अगर हम देखें कि कोई भी करियर में या करियर हो या कारोबार भी हो, ये 3 से 5 साल का जो वक्फा है, उसको वो कारोबार समझने में, वो प्रोफेशन समझने में, मतलब जमने में उसको वो वक्त लगना ही है, चाहे वो लॉ में हो या कहीं और भी हो। तो बहुत उम्दा बात आपने कही है। आपके मुफीद मशवरे और आपके वक्त के लिए हम बेहद मशकूर हैं आपका। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, तो आज की गुफ्तगू से 3 बातें उभर कर आती हैं। पहली बात, हमने जुडिशियरी सिस्टम ऑफ इंडिया को समझने की, उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। दूसरी बात, ये जो लॉ प्रोफेशन है, इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ और जो चैलेंजेस है, उसको हमने समझने की कोशिश की। और तीसरी बात, किन बच्चों को इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और पेरेंट्स का क्या रोल है इनके करियर बिल्ड करने में, उस पर हमने तबसरा किया। आज के हमारे गुफ्तगू का मकसद ये था कि ये जो लॉ प्रोफेशन है, इसके अंदर बच्चों को अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, उसके ताल्लुक़ से हम इंटरेस्ट जनरेट करें। और जो CLAT, जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2021, 15 जून को इसकी लास्ट डेट है आप लोग को अप्लाई करने के लिए, उसके ताल्लुक़ से आपके पास अवेयरनेस पहुँचे। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। हम गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।